जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर का जो शेष बचा हुआ टॉपिक है आज हम लोग उसको देखेंगे। तो इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स को हम लोगों ने देख लिया था, पढ़ लिया था, और कुछ टॉपिक्स जो है बाकी हैं। तो चलिए हम लोग बारी बारी के उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहला इसमें टॉपिक है, बचे हुए टॉपिक्स में एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि एक्सपेंशन कैसे हुआ ब्रिटिश पावर का इंडिया में। द कंपनीज विक्ट्री इन बैटल ऑफ प्लासे company victory in battle of Plassey consolidated the British power and forced the new Nawab of Bengal to appoint it the revenue collector of the state। देखिए यहाँ पे कंपनी जो है ना, यह विजय हासिल कर लेती है प्लासे के युद्ध में, है ना। प्लासे के युद्ध में विजय मिल जाता है और जीत हासिल करने के बाद ब्रिटिशों का मनोबल जो है बढ़ जाता है ना। क्योंकि उन लोगों ने तय किया था, सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था और उसका कमांडर इन चीफ मीर जाफर था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, उसको घूस दिया था, उससे बात कर ली थी कि अगर प्लासे के युद्ध में अगर मीर जाफर उन लोगों का साथ देता है तो सिराजुद्दौला के हारने के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया जाएगा। और बिल्कुल यही हुआ। मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को और इस तरीके से प्लासे के युद्ध में विजय हासिल हुई किनकी, तो ब्रिटिश लोगों की, और वो लोग जीत गए। और इस तरीके से देखिए ब्रिटिश लोगों का मन जो है ना और ज़्यादा बढ़ चुका था, है ना। अब आगे देखेंगे हम लोग। और इस तरीके से अब ब्रिटिश लोगों ने फोर्स्ड किया किनको, बंगाल के नवाब को, क्योंकि अब बंगाल का नवाब कौन हो चुका था, मीर जाफर हो चुका था, है ना। उसे उन लोगों ने मजबूर किया रिवेन्यू कलेक्टर यानी कर इकट्ठा करने वाले कलेक्टर को अपॉइंट करने के लिए उसको इन लोगों ने मजबूर किया और उसने किया भी। उसके बाद हम लोग देखते हैं आफ्टर दिस द कंपनी बिगेन टू एक्सपेंड इट्स पॉलिटिकल पावर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब इसके बाद देखिए होता क्या है, धीरे धीरे कंपनी ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी शक्तियों को पूरे भारत में और बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, है ना। भारत के जिस जिस हिस्से में उनकी पकड़ अभी नहीं हुई थी उन जगहों पर भी पकड़ बनाना इन लोगों ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अब ये समझ चुके थे कि भारत को जीतना क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है। आगे देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एंड बीकेम द डी फैक्टो रूलर ऑफ लार्ज एरिया ऑफ द लोअर गंगेटिक प्लेन। और इस तरीके से वो क्या हो जाते हैं, बीकम द डी फैक्टो रूलर ऑफ लार्ज एरिया ऑफ द लोअर गंगेटिक प्लेन बाई 1773। 1773 तक वो धीरे धीरे डी फैक्टो रूलर बन जाते हैं। भले ही वो शासन में हो या ना हो, लेकिन दूसरे को भी राजा वो बना करके इनडायरेक्टली रूप से पूर्ण तरीके से भारत को क्या कर रहे थे, अब वो कंट्रोल कर रहे थे। आगे देखेंगे हम लोग। The company proceeded further to expand its dominion around Bombay and Madras. The company proceeded further to expand its dominion around Bombay and Madras. अब कंपनी जो है ना चुप बैठी नहीं रही, अपने कामों को वो करती रही ताकि वो भारत को पूरा संपूर्ण रूप से क्या कर सके, भारत पर विजय हासिल कर सके और अपने कंट्रोल में कर सके। उन्होंने अपने चाल को, अपने काम को क्या रखा, जारी रखा। और उन लोगों ने क्या किया, इसको जारी रखा टू एक्सपेंड इट्स डोमिनियन, ताकि वो अपनी शक्ति को बम्बे और मद्रास तक क्या कर सके, फैला सके। मद्रास और बम्बे पे अपनी पकड़ को क्या कर सके, मजबूत कर सके। द एंग्लो मैसूर वार 1766 to 99 and the Anglo Marathas War 1772 to 1818 left the company in control of large area of Bombay, Madras। अब देखिए एंग्लो मैसूर वार होता है 1766 से लेकर के 99 तक, और एंग्लो मराठा वार होता है 1782 से 72 से 1818 तक। तो इस वार के बाद से कंपनी के हाथ में, है ना, कंपनी के जी में बहुत सारा एरियाज बॉम्बे और मद्रास का मिल जाता है ना। कंपनी के कंट्रोल में बॉम्बे और मद्रास का बहुत सारा हिस्सा मिल जाता है कंपनी के कंट्रोल में। विद द डिफीट ऑफ मराठास, अब मराठास के हार के बाद जब मराठा लोग हार जाते हैं, नो नेटिव पावर पोज्ड थ्रेट टू द कंपनी एनी लॉन्गर। अब मराठा लोगों के पास कोई पावर नहीं रह जाता है, उनके पास और कोई
नहीं रह जाता है जो क्या करे, ब्रिटिशों को चैलेंज करे, उनको थ्रेट दे, उनको धमकी दे, उनसे आगे लड़े। अब मराठा लोगों में कोई बचता नहीं है। नो नेटिव पावर पोज थ्रेट टू द कंपनी एनी लॉन्गर, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। रीजेंटमेंट अमोंग इंडियंस। अब देखिए इसके बाद होता क्या है। इंडियंस लोग जो हैं, भारतीय लोग हैं, इनके अंदर क्या आ जाता है, रीजेंटमेंट आ जाता है, यानी विरोध की भावना आ जाती है ना। ये कब आती है और कैसे आती है हम लोग देखेंगे। आफ्टर कंक्वेरिंग ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, the British began to exploit Indian resources. भारत के अधिक से अधिक हिस्सों पर विजय हासिल करने के बाद द ब्रिटिश बिगेन टू एक्सप्लॉइट इंडियन रिसोर्सेज, ब्रिटिश लोगों ने क्या कर लिया, भारत के संसाधनों को का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, वो अपने फायदे के लिए भारत के जो भी संसाधन थे उसको शोषण करना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। दिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन of the Indians by the British led to a great resentment against the British rule in India। और उनका इस तरह से भारत के लोगों का और उनके संसाधनों का शोषण करना क्या कर दिया, भारतीयों के बीच में एक रिजेंटमेंट कर दिया, मतलब विरोध की भावना पनपा दी, है ना। आगे देखेंगे हम लोग। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आर्टिसंस एंड पीजेंट्स हैड बिकम माइजरेबल। इनमें अगर बात करें तो आर्टिसंस जो हैं, जो हाथों से चीज़ों को बनाते हैं वो, और किसान वगैरह लोग, इनकी हालत सबसे ज़्यादा दयनीय हो गई क्योंकि शोषण बहुत ज़्यादा हुआ। ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा किया, जिसकी वजह से किसानों का और, है ना, हस्तशिल्पकारों का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। द जमींदार एंड द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर also एट द मर्सी ऑफ द ब्रिटिश। यहाँ तक कि जमींदार और प्रिंसली स्टेट्स जो भी थे वो सब ब्रिटिशों के दया पर ही डिपेंड थे, है ना, दया पर ही निर्भर थे। आगे देखेंगे हम लोग। द ब्रिटिश ब्रॉट अबाउट वेरियस चेंजेस। द ब्रिटिश, नहीं, यहाँ से देखना है हम लोग को। हाँ चलिए हम लोग देखते हैं। फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो। जो भी किसान हैं उनको मजबूर किया गया इंडिगो की खेती करने पर। अ प्लांट फ्रॉम विच ब्लू पाउडर फॉर डाइंग क्लॉथ वाज मेड। यह प्लांट से क्या किया जाता था, एक तरह का पाउडर बनाया जाता था और उस पाउडर का इस्तेमाल कपड़ों को डाई करने के लिए किया जाता था। दिस पाउडर वाज यूज्ड इन इंग्लैंड फॉर डाइंग मिल्क क्लॉथ। यह पाउडर इंग्लैंड में इस्तेमाल किया जाता था कपड़ों को डाई करने के लिए। द ब्रिटिश purchased it at a very low cost. The cotton grown in India was also purchased by British at low cost. As a result, the Indian farmers became very poor. ब्रिटिश जो है भारत में इसे बहुत सस्ते दामों में क्या करते थे, खरीदा करते थे। और इस तरीके से इसका परिणाम क्या देखने को मिला कि भारतीय किसान क्या हो गए, तो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, है ना। ब्रिटिश परचेज इट एट वेरी लो कॉस्ट। द कॉटन ग्रो इन इंडिया वाज एल्सो परचेज। यहाँ तक कि जो कॉटन जो उगाया जाता था भारत में, इसको भी बहुत सस्ते दामों में भारत में खरीदा जाता था। तो इस तरीके से किसानों का हालत क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाता है, वो बहुत गरीब हो जाते हैं। The Indian cottage industry was also a victim of British greed. The Indian cottage industry, इंडिया में जो भी छोटे छोटे इंडस्ट्री थे, जो भी छोटी छोटी इंडस्ट्रियां थी, वो भी क्या हो जाती हैं, वो भी जो है ब्रिटिशों के लालच का शिकार हो जाती हैं, है ना। छोटे छोटे जो भी इंडस्ट्री थे वो भी बंद हो गए, ख़त्म हो गए। The weavers of the cotton and silk were forced to sell their products only to the British at very low prices. द वीवर्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क। अब देखिए यहाँ पर
वीवर्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क वर फोर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स वन टू द ब्रिटिश एट वेरी लो कॉस्ट। जो वीवर होते हैं, जो बुनकर होते हैं, उनका जो कॉटन का प्रोडक्ट होता था या जो सिल्क का प्रोडक्ट होता था, तो उनको भी फोर्स किया जाता था, मजबूरी ज़बरदस्ती ब्रिटिश लोगों से बहुत सस्ते दामों में बेचने के लिए। जो बुनकर लोग होते थे, जो वो अपना प्रोडक्ट बनाते थे बुन करके हाथों से, कॉटन का या सिल्क का, तो उन प्रोडक्ट को भी ब्रिटिश लोगों से बेचने के लिए मजबूर किया जाता था और बहुत सस्ते दामों में। तो इस तरीके से उनका भी शोषण किया जाता था। सेवरल प्रिंसली स्टेट्स वेयर एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश टेरिटरीज। Several princely states were annexed to the British territories in India on one pretext or other। जो भी प्रिंसले स्टेट्स थे, जिनका कोई अपना वारिस नहीं था, जैसे कोई राजा हो, अगर उसका उसका कोई वारिस न हो, several princely states were annexed to the British territory in India on one pretext or the other। जो भी प्रिंसले स्टेट थे, वो प्रिंसले स्टेट उसे कहा जाता है जिन स्टेट्स को वो डायरेक्टली रूल नहीं करते थे, इनडायरेक्टली किसी राजा और रानी के माध्यम से क्या करते थे, वो इनडायरेक्टली, मतलब सब कुछ इनका होता था, लेकिन वो किसी को क्या करते थे, राजा और रानी बना देते थे और इनडायरेक्टली उस जगह को क्या करते थे, रूल करते थे। तो वैसे जगह को क्या बोला जाता था, प्रिंसले स्टेट बोला जाता था। तो सेवरल प्रिंसले स्टेट्स वर एनेक्स्ड टू द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे टेरिटरीज को, प्रिंसले स्टेट्स को क्या किया, उन लोगों ने छीन लिया था। ऑन वन प्रिटेक्स्ट और अदर, यानी किसी ना किसी बहाने से वो प्रिंसले स्टेट को क्या कर रहे थे, तो छीन रहे थे। अवध वाज एनेक्स्ड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ नॉन फंक्शनिंग। अवध को भी उन लोगों ने क्या कर लिया था, छीन लिया था, ये बहाना लगा करके कि वहाँ पे अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं किया जा रहा है, और इस बहाने से अवध को भी उन लोगों ने छीन लिया था। द स्टेट ऑफ झांसी, द सतारा एंड द नागपुर वर annexed on the basis of doctrine of lapse। अब झांसी को, सतारा को और नागपुर को भी छीन लिया गया था, ये बहाना लगा करके। डॉक्ट्राइन का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स, ये एक तरह का सिद्धांत है, एक तरह का उन लोगों ने कानून लाया था कि इस कानून के तहत ये होगा कि अगर जिस राजा रानी का अपना वारिस न हो, तो वो किसी और को वो वारिस मतलब किसी और को वो राजा रानी नहीं बना सकते थे। तो इस सिद्धांत के आधार पर, इस कानून के आधार पर उन जगहों को भी इन लोगों ने क्या कर लिया था, छीन लिया था। According to the doctrine, any princely state or territory would automatically be annexed if the ruler was either manifestly incompetent or died without male heir। मतलब कोई भी राज्य, कोई भी प्रिंसले स्टेट, वो ऑटोमेटिकली वो छीना जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली वो किनके हाथ में चला जाएगा, ब्रिटिशों के हाथ में चला जाएगा, यदि उसका कोई, अगर उस राजा या रानी का कोई अपना वारिस न हो उसे संभालने वाला, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता था, तो ब्रिटिशों के हाथ में चला जाता था। तो यही था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। आगे देखेंगे हम लोग। हाँ, उसमें भी क्या था, आगे हम लोग, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। द ब्रिटिश ब्रॉट अबाउट वेरियस चेंजेस। ब्रिटिश जो है बहुत सारे परिवर्तन लेकर आए, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ, है ना, भारतीयों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेके आए, बी इट सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सोशल भी, इकोनॉमिक भी, और मतलब आर्थिक, अर्थ से भी जुड़ा हुआ चीज़ों में उन लोगों ने परिवर्तन किया, सामाजिक परिवर्तन किया, राजनीतिक परिवर्तन किया, इन सभी चीज़ों में उन लोगों ने बहुत परिवर्तन लाया भारत में। बट दी चेंजेस डिड नॉट डू एनी गुड टू द पीपुल ऑफ इंडिया। लेकिन ये चेंजेस जो है ना, डिड नॉट डू एनी गुड टू द पीपुल ऑफ इंडिया, कुछ भी भारतीय लोगों के लिए अच्छा इसमें कुछ नहीं हो सका। वो लोग बहुत सारे परिवर्तन को लेके आए, लेकिन इस परिवर्तन से बहुत ज़्यादा लाभ कुछ भारतीयों को नहीं मिला। Under their rule, all the classes of Indian people, from the educated middle class to the peasants and laborers, suffered degeneration। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। अंडर अंडर their rule, under their rule, all the classes of Indian people, from the educated
मिडिल क्लास टू पीजेंट एंड द लेबरर्स सफर डीजेनरेशन। उनके शासनकाल में चाहे एजुकेटेड लोग हों, चाहे मिडिल लोग हों या लेबर क्लास के लोग हों, सबका डीजेनरेशन हुआ, मतलब सबका ह्रास हुआ, सबका नुकसान हुआ, किसी का फायदा नहीं हुआ। द ब्रिटिश रिक्रूटेड द इंडियन सोल्जर इन द आर्मी। ब्रिटिश लोगों ने इंडियन लोगों को सोल्जर के रूप में अपने आर्मी में क्या किया, सैनिक के रूप में अपने आर्मी में क्या किया, रिक्रूट किया, बहाल किया। भारतीय लोगों को ब्रिटिश लोगों ने अपनी आर्मी में क्या किया, बहाल किया। बट एट आगे हम लोग देखते हैं, बट एट लोअर रैंक, लेकिन बहुत कम रैंक पर, बहुत लो रैंक पर भारतीय लोगों को बहाल करी जाती थी सैनिक के रूप में। अब वो अपने आर्मी में जो है ना सैनिक के रूप में बहुत छोटे पद पे रखते थे। वाइल द अदर ऑफिसर्स रैंक वेयर गिवन ओनली टू द ब्रिटिशर्स। while the officers rank were given only to the Britishers। लेकिन ऑफिसर रैंक जो है सिर्फ किनको दिया जाता था, तो सिर्फ ब्रिटिशर्स को दिया जाता था। सिर्फ ब्रिटिश लोग अपने ही लोगों को ऑफिसर का पद देते थे। द हाईएस्ट रैंक गिवन टू एन इंडियंस वाज दैट ऑफ सूबेदार। जो भारतीय लोगों को जो पद दिया जाता था, जो सबसे हाईएस्ट होता था, वो होता था सूबेदार का होता था। द इंडियन सोल्जर्स वेयर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ब्रिटिश सोल्जर। और भारतीय जो लोग थे, जो सैनिक थे, इनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। जो ब्रिटिश लोगों के साथ ये लोग रहते थे ना, तो इनके साथ भारतीय लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। विथ रिगार्ड टू द सैलरीज एंड अदर बेनिफिट्स, है ना, क्योंकि इनको सैलरी भी जो है ना उतनी नहीं मिलती थी, और भी बेनिफिट्स जो ब्रिटिश लोगों को दिए जाते थे, उस तरह की कोई सुविधाएं जो है भारतीय लोगों को नहीं दिए जाते थे। ड्यू टू दिस डिसकंटेंट इन द कंट्री, many small revolts took place between 1806 and 1856। इन्हीं सारे असंतुष्टि के कारण बहुत सारे रिवोल्ट हुए। 1806 से लेकर के 1897 के बीच बहुत सारे रिवोल्ट देखने को मिले। बट दे वेयर सप्रेस्ड, लेकिन वो सभी के सभी क्या कर दिए गए, ब्रिटिशों के द्वारा दबा दिए गए, आसानी से खत्म कर दिए गए। as they were limited to local areas and 1806 से 1857 के बीच में इन्हीं कारणों के कारण बहुत सारे रिवोल्ट देखने को मिले। as they were limited to local areas and were unorganized। अब इसको जो है ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, काफ़ी आसानी से इसको दबा दिया, क्योंकि ये सिर्फ लोकल एरिया में ये जो है रिवोल्ट हुआ था, और ये अनऑर्गेनाइज था। इसको अच्छे ढंग से जो है ना, इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। तो यही कारण था कि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, काफ़ी आसानी से इन छोटे छोटे रिवोल्ट को क्या कर दिया, दबा दिया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज मच वाइडर इन इट्स कवरेज। लेकिन 1897 का जो युद्ध हुआ, इसका रेंज काफ़ी बड़ा था, काफ़ी दूर तक, यानी पूरे भारतवर्ष में ये युद्ध चला। काफ़ी ये बड़े पैमाने पर रिवोल्ट हुआ था। इट वॉज ब्रूटली क्रश्ड बाई द ब्रिटिश बट इट क्रिएटेड एन अर्ज इन द पीपुल टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। लेकिन इसको जो है बहुत ब्रूटली ढंग से, बहुत गलत ढंग से, क्रूरतापूर्वक क्या किया गया था, इसको ख़त्म किया गया था। ब्रिटिश लोगों ने बहुत क्रूरता इसमें उन लोगों ने दिखाई थी, और बहुत सारे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन अब भारतीय लोगों के मन में भी ये बात बैठ चुकी थी कि अब इनसे क्या करना है, भारत को आज़ादी दिलानी है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर हम लोग अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बाद का टॉपिक, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।